नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के आगरा में दिन दहाड़े हुई प्रॉपर्टी डीलर हरीश पचौरी की हत्या का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि सदर थाना क्षेत्र में शमशाबाद रोड पर राजेश्वर मंदिर के पास रहने वाले हरीश पचौरी प्रॉपर्टी डीलर के साथ तहसील में दस्तावेज लेखक थे। वे घर से 3 किलोमीटर दूर राजपुर चुंगी के पास किसी से मिलने पहुंचे थे। शमशाबाद रोड पर एक मेडिकल स्टोर के सामने खड़े हो गए। तभी बाइक से 2 बदमाश आए। एक बदमाश ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि दूसरे ने मंकी कैप पहन रखा था। मंकी कैप पहने बदमाश ने पिस्टल निकालकर हरीश पर फायरिंग कर दी। गोली हरीश के सीने, सिर और पेट में लगी और वह सड़क पर गिर पड़ा। हरीश ने बदमाश को दबोचने का भी प्रयास किया, लेकिन दोनों मौके से भाग निकले और हरीश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर एसएसपी बबलू कुमार और एसपी सिटी बौत्रे रोहन प्रमोद फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। बदमाशों की तलाश में क्षेत्र की चेकिंग की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। फुटेज में देखा कि वारदात कैद हुई है। फिलहाल अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक ऐसी शादी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जहां एक ओर लव जिहाद को लेकर पूरा देश परेशान है, वहीं औरैया जिले के बिदूना कस्बे में दिल्ली की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से हिंदू परंपरा के साथ मंदिर में शादी की और दोनों धर्मों को दरकिनार करके एक दूजे के हो गए। जी हाँ, यह पूरा मामला औरैया जिले के बिदूना का है। बिदूना का लड़का अमन दिल्ली में नौकरी करने गया था। उसी समय उसकी जान पहचान दिल्ली की रहने वाली रेशमा से हो गई। फिर दोनों में दोस्ती हो गई। इसके बाद रेशमा और अमन एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने अपने अपने धर्म को दरकिनार करते हुए शादी करने का फैसला कर लिया। पूरे मामले की जानकारी जब रेशमा और अमन के घर वालों को हुई तो दोनों परिवारों के लोग बच्चों की खुशी के लिए राजी हो गए। रविवार की रात औरैया के बिदूना में प्रसिद्ध शंकर जी के मंदिर में दोनों परिवारों की मौजूदगी में अमन और रेशमा ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली और अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हुए एक दूसरे के हो गए। जब इस संबंध में दोनों की मर्जी से शादी के बारे में जानने की कोशिश की तो दोनों ने अपनी सहमति से शादी करने की बात बताई। लड़के के पिता सलीम अपनी बेटी की शादी से खुश हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। आगरा में सोमवार सुबह एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसका शव कस्बे के बाहर खेत में पड़ा मिला। सब 1 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या करके वहां सब फेंका गया है। आपको बता दें कि आगरा के शमशाबाद मार्ग से 2 किलोमीटर दूर एक खेत में सुबह 9 बजे एक युवती का शव पड़ा मिला। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवती का गला कटा हुआ था। पास में ही एसएस डिग्री कॉलेज की बाउंड्री वॉल थी। सबसे करीब 50 मीटर की दूरी पर खेत में युवती का सैंडल भी पड़ा मिला। आसपास के लोगों से जानकारी करने पर पता चला कि युवती बड़ा गांव की रहने वाली है। पुलिस ने बड़ा गांव पहुंचकर फोटो दिखाकर लोगों से संपर्क किया। उसकी शिनाख्त 19 वर्षीय पूनम के रूप में हुई। परिजनों ने अभी पुलिस को युवती के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। आशंका जताई जा रही कि युवती की हत्या करके वहां सबको फेंका गया है। घटना स्थल से गांव 1 किलोमीटर दूरी पर है। युवती की हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। ऑनर किलिंग की भी आशंका जताई जा रही है। एसओ शमशाबाद राकेश कुमार यादव का कहना है कि परिजनों से पूछताछ करके ये पता किया जा रहा है कि युवती घर से कब से गायब थी। सुबह सूचना मिली कि एसएस डिग्री कॉलेज है, पीछे उसके खेत में एक युवती की लाश डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल एसओ साहब मौके पे आए। मैं भी मौके पे आ गया हूँ और ऐसा उसके गले में चोट का निशान प्रतीत हो रहा है और उसके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। डेड बॉडी मोर्चरी भिजवा दी गई पोस्टमार्टम के लिए और जैसे ही शिनाख्त होती या जो जानकारी मिलती है उस हिसाब से तत्काल विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना
वैक्सीन का इंतजार कर रहे करोड़ों लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारतीयों को जनवरी 2021 में अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन शॉट मिल सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता वैक्सीन की सुरक्षा और उसकी इफेक्टिवनेस है। हम उस पर कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शायद जनवरी में किसी भी सप्ताह में हम भारत के लोगों को पहला कोविड वैक्सीन शॉट देने की स्थिति में हो सकते हैं। इससे पहले कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा था कि भारत सरकार की अगस्त 2021 तक कम से कम 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की प्लानिंग है। उन्होंने आगे कहा था कि केंद्र लोकल लोगों के साथ मिलकर काम करेगा। इंटरनेशनल कंपनियों से पर्याप्त कोरोना वायरस वैक्सीन की खरीदारी भी की जाएगी। भारत ने अब तक कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की है और देश में अब तक 1,50,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि भारत में कोरोना वैक्सीन लोगों तक अगले साल जनवरी में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला का दावा है कि अक्टूबर तक देश में सभी ज़रूरतमंद लोगों को वैक्सीन की खुराक मिल जाएगी। कंपनी का कहना है कि जनवरी में 10 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वैक्सीन बना रही है उसकी कीमत कितनी होगी, फिलहाल इस पर कुछ स्पष्ट नहीं है। इस वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इस पर कोई जानकारी सामने नहीं है। कंपनी के CEO पूनावाला का यह भी कहना है कि सरकार जुलाई 2021 तक करीब 40 करोड़ डोज की खरीदारी कर सकती है। देखिए, ऐसा है कि आइडियली तो हम जब सबको वैक्सीन देने की स्थिति में आएंगे वो तो आइडियल समय होगा, लेकिन अगर मान लीजिए वैक्सीन इतनी उपलब्ध है और हमारी जनसंख्या इतनी है तो हमें पहले किसको देना ये हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इसलिए अभी भारत सरकार ने प्रायोरिटाइज किया एक्सपर्ट्स के ग्रुप्स में, जहां सब प्रकार के प्रतिनिधि हैं, दूसरे मिनिस्ट्रीज के भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी हैं, पीडियाट्रिशियंस भी हैं और भी दूसरे जो वैक्सीन से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी दूसरे लोग हैं, सब लोग हैं, वहां प्रायोरिटाइज किया गया है। और इंटरनेशनली भी क्या ट्रेंड है, WHO की भी क्या गाइडलाइंस है, उनको भी अध्ययन किया गया है। और उसके आधार पर अभी पहले जो 30 करोड़ लोग हैं, यानी पहले 30 करोड़ लोग में क्या है, पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी, दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे पुलिस की फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेज हैं, या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है कॉर्पोरेशन के अंदर, जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, ये एक करीब 2 करोड़ लोग बैठते हैं। ऐसे ही हमने ये देखा कि 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे, 80% जो लोगों ने कोविड में अपने प्राण गंवाए वो 50 साल की उम्र से ज्यादा के थे, 80%। तो ये 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को उस कैटेगरी में रखा है। ये करीब 26 करोड़ के करीब लोग बैठते हैं और 1 करोड़ लोग अभी हमने रफ एस्टिमेट किया है, वो लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं और शायद कम उम्र होने पे भी कोई ना कोई उनको शरीर में कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की, किडनी की या किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां हैं। तो ऐसे अभी 30 करोड़ लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया है। इन 30 करोड़ लोगों में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी लिस्टें पूरी बनके तैयार हो गई हैं देश भर में। ऐसे ही अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स की लिस्टें तैयार हो रही हैं। जो अगली कैटेगरी है उसके लिए भी वर्किंग जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर चल रही है। इनको क्लब किया जाएगा, सारी जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किस व्यक्ति को कहां पर कौन से दिन वैक्सीन लगेगी उसके हिसाब से उसको सूचित किया जाएगा, उसको टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा, फिर उसको लगने के बाद फिर रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर अगले सेकेंड डोज के लिए। तो अब सरकार की तरफ से तो ये सारे लोगों को प्रयास है कि भाई सबको वैक्सीन मिलना चाहिए और इनको देना है और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और हम उसी के लिए लोगों को शिक्षित भी करेंगे कि ये वैक्सीन सेफ है,
आपके प्राण की रक्षा के लिए है, आपके फायदे के लिए है। तो हमारी तो कोशिश यही है कि जो हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हर एक व्यक्ति वो वैक्सीन ले, और उसीलिए मैंने आपको जैसा कहा कि कोई वैक्सीन हेजिटेंसी के इश्यूज होंगे तो उनको भी लोगों को शिक्षित करके एड्रेस किया जाएगा। यूपी की औरैया में ट्यूबवेल पर सोने गए किसान की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। सुबह जब ग्रामीणों ने सबको देखा तो हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि जमालीपुर गांव के रहने वाले किसान किरण यादव अपने खेतों में देर रात पानी लगाने गए थे। रात ज़्यादा होने के कारण वहीं रुक गए, लेकिन सुबह किसान का खून से सना सब मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। परिजनों ने अभी किसी प्रकार की तहरीर नहीं दी है। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले की जांच करके जल्द ही खुलासा किया जाएगा। मामला कुछ नहीं, हम तो कल थे नहीं, हम तो कल गए थे भरतना दीदी के यहाँ। सुबह हमें खबर मिली, जब हम वहाँ से लौट के आए बोले पापा किसी ने गोली मार दी। किसी पर शक है? किन्हीं लोगों पर शक है? हाँ, सब तो है। औरैया कोतवाली अंतर्गत जमालीपुर गांव के किरण यादव नाम के व्यक्ति अपने ट्यूबवेल पे कल अपने घर से 7 बजे निकल करके सोने आए थे। सुबह यहाँ पे इनको मृत अवस्था में लोगों ने देखा, तब इनके परिवारीजनों को सूचना देने आए। वो लोग भी मौके पे आए। इस संबंध में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, और जो भी दोषी होगा, जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक क्या किसी गिरफ्तारी की गई है? अभी कोई इस संबंध में तहरीर नहीं मिली है। अभी तो जस्ट अभी मौके पे हैं, और जो भी तहरीर मिलती है और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार कार्रवाई। आगरा के सदर क्षेत्र में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में 15 दिसंबर को 56,94,000 रुपये की डकैती बैंक के अस्थायी कर्मचारी पुनीत ने डलवाई थी। पुनीत और 2 बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि ऑल ओके कोड वर्ड मिलने के बाद बदमाश बैंक में दाखिल हुए थे और 15 मिनट में डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। डकैती कांड में शामिल रहे 5 बदमाशों में से 4 खंडारी के रहने वाले हैं। ये 4 बदमाश ठाकुरदास, बंटी, रंजीत और सनी हैं। घटना के बाद भागते बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गए थे। जेल में बंद अपराधियों को इन्हें दिखाया गया तो उसमें से एक की पहचान खंडारी निवासी ठाकुरदास के रूप में हुई। वह घर पर नहीं मिला तो उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। इसमें बैंक के कर्मचारी पुनीत से उसकी बातचीत का पता चला। इसके बाद पुलिस ने पुनीत से सख्ती से पूछताछ की तो उसने डकैती डालने का राज खोल दिया। हिरासत में लिए गए कर्मचारी पुनीत ने पूछताछ में बताया कि डकैती की साजिश कई दिन पहले रची गई थी। 15 दिसंबर को दोपहर में जब 42 लाख रुपए एक ही शख्स ने जमा कराए तो उसे लगा कि अब मौका चूकना नहीं चाहिए। उसने बदमाशों से कह दिया था कि 4 बजे से पहले आ जाएं। बैंक का चैनल गेट बंद होने पर वह चाय के लिए निकला। बदमाश बाहर खड़े थे। पुनीत ने ऑल ओके कहा तो बदमाश समझ गए कि रास्ता साफ है। पुलिस को घटना के बाद से ही पुनीत पर शक था। वह रो रो कर बता रहा था कि बदमाशों ने उसे बहुत पीटा, जबकि शरीर पर पिटाई की एक भी निशान नहीं थे। उससे लगातार पूछताछ चल रही थी, लेकिन वह राज नहीं उगल रहा था। उसे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी दिखाई, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह इनमें से किसी को नहीं जानता है। पुलिस ने बताया कि खेरिया मोड़ से जगनेर रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार 2 बदमाश नजर आए। एक का चेहरा कुछ साफ नजर आ रहा था। इसकी पहचान खंडारी निवासी सनी जाटव के रूप में हुई। पुलिस ने उसके बारे में पड़ताल की तो उसका मोबाइल नंबर मिल गया। इस पर उसकी कॉल डिटेल चेक की। इसमें पुलिस को खंडारी निवासी ठाकुरदास का नंबर मिला। ठाकुरदास बैंक कर्मचारी पुनीत का दोस्त निकला। पुनीत के मोबाइल में उसका नंबर मिला। पुनीत और ठाकुरदास में बातचीत होती है। इस पर पुनीत से सख्ती से पूछताछ की गई। पुलिस ने ठाकुरदास से हुई बातचीत के बारे में पुनीत को बताया तो उसने इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने उसके सामने कॉल डिटेल रख दी।
बताया कि कब कितनी बात हुई है। शक्ति से पूछताछ करने पर उसने पूरा राज उगल दिया। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह समेत अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। वे पार्टी की वर्चुअल रैली की तैयारियां कर रहे थे। सपा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि गिरफ्तारी यह साबित करती है कि बीजेपी सरकार बहुत डरी हुई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि किसानों के समर्थन में संत कबीर नगर में होने वाली सपा की वर्चुअल रैली के आयोजकों और सपा के कार्यकर्ताओं को यूपी की भाजपा सरकार ने गिरफ्तार करके साबित कर दिया है कि वह सपा के आंदोलन से कितनी डरी हुई है। अब देश प्रदेश में जन विरोधी भाजपा के मुखौटे उतरने और पैर उखड़ने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि खलीलाबाद मेंदावल राजकीय मार्ग पर बड़गो के पास सोमवार को मुलायम सिंह यादव समाजवादी स्वर्गीय अध्ययन केंद्र का लोकार्पण होना था। इस मौके पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जनता से ऑनलाइन जुड़ना था। इस कार्यक्रम में बस्ती, गोरखपुर और देवी पाटन मंडल के सभी जिलाध्यक्षों के साथ 61 विधानसभाओं के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता संत कबीर नगर पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के संयोजक सुनील सिंह साजन थे। इससे पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान यात्रा निकाली। इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों की कमियां बताईं। सपा की वर्चुअल रैली में भी किसान प्रदर्शन और कृषि कानूनों के खिलाफ भाषण होना तय था। पार्टी का आरोप है कि इसी के डर से बीजेपी सरकार ने उनके कार्यक्रम स्थल को नष्ट कर दिया और नेताओं कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां की। फिरोजाबाद के एका में आज साप्ताहिक बंदी को लेकर रेहड़ी पटरी व्यापारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की, लेकिन जिलाधिकारी ने यह कहकर टाल दिया कि बाजार बंदी को लेकर मेरी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन सांसद अड़चन पैदा कर रहे हैं। जी हाँ, ये पूरा वाकया है जसराना तहसील के एका थाना क्षेत्र का। लोग एका में बाजार लगाते थे, सोमवार मार्केट, सोमवार को बाजार लगाने एका जाया करते थे, लेकिन वहाँ का बाजार बंद करा दिया गया सोमवार का, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग वहाँ पे ये कह रहे हैं कि शुक्रवार का बाजार लगाओ, लेकिन शुक्रवार को वहाँ पर कोई धंधा नहीं है, सारी मार्केट वगैरह बंद रहती है। वहाँ पर जो सब्जी मंडी लगती है वो भी बंद रहती है, और सोमवार वाले दिन सब्जी मंडी लगती है। ग्रामीण क्षेत्र से लोग वहाँ पर आते हैं, तो इस वजह से हम लोगों का व्यापार थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है। तो इसलिए हम लोग आए हैं डीएम साहब से मिलने के हमें परमिशन सोमवार मार्केट की मिल जाए, हम सोमवार को एका में बाजार लगा सकें। यहाँ पहले साप्ताहिक बंदी शुक्रवार की थी, लेकिन बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। बंदी के दिन आस पड़ोस के छोटे छोटे व्यापारी सड़क किनारे फड़ लगाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा इसे अनाधिकृत बताते हुए बंद करा दिया गया था, जिससे क्षेत्र के छोटे छोटे व्यापारी परेशान हैं। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने धबराई पहुंचकर जिलाधिकारी से बात की, लेकिन जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कह दिया कि साप्ताहिक बंदी को लेकर मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है। व्यापारी चाहें तो सोमवार को अपना बाजार लगाएं या शुक्रवार को। सर, मेरी ये समस्या है कि हम शुक्रवार दिन हमारे यहाँ सिरसागंज बाजार लगता है और हम फ्री नहीं हो पाते हैं, और टूंडला भी बाजार लगता है सर, इसलिए शुक्रवार दिन। और एक जो सोमवार को है ना, वो हम फ्री भी हैं और टूंडला बाजार लगता है। और सर और भी काफ़ी समस्या हैं सर, इसलिए माल वाल लेने जाना वाना, और मेरा सिरसागंज पास पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी लोग जो वहाँ के लोकल के बनते हैं आ नहीं पाते हैं, वहाँ पर ही बाजार लगाते हैं। और इसलिए सर हम ये चाहते हैं कि सोमवार को वहाँ पे एक आम बाजार लगे और सब लोग वहाँ के लोग मेरा सहयोग दें, और जो भी ऑब्जेक्शन उठा रहा है वहाँ के लोग हमारा सपोर्ट दें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने फड़ लगाकर सामान बेचने वाले दुकानदारों के हित में 28,267 रुपये भी टैक्स जमा कर दिया है, लेकिन फिर भी रेहड़ी पटरी वाले फड़ लगाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। दरअसल साप्ताहिक बाजार को लेकर मामला ये है कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि एका में सोमवार के दिन बाजार लगाया जाए, जिससे कि क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलने के साथ साथ दुकानदारों को भी राहत मिल सके। आज मेरे बीच में एका उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी अपने महामंत्री और कोषाध्यक्ष के साथ अनेकों व्यापारियों के साथ मुझे यहाँ मिले
और जिला कार्यालय पर आकर उन्होंने मुझे अवगत कराया कि फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के अंतर्गत जो एका व्यापार मंडल इकाई है वो जो काम कर रही है उसमें जो कुछ विरोधी पक्ष के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि बाज़ारों में शांति व्यवस्था बनी रहे। जब ऐसी शिकायतें मिली तो मैंने उनसे विस्तारपूर्वक पूछा तो उन्होंने बताया कि एका में इस तरह से सोमवार को बाज़ार लगाने वाली जो बात है उसमें जिलाधीश महोदय के माध्यम से और उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व की वृद्धि होती है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 28,600 रुपये की जो पूरी वार्षिक जो उसका टैक्स दिया जाता है वो उसकी जिला पंचायत को रसीद कटवा कर उन्होंने दे दी। और यही बात को लेकर हम आज जिलाधीश महोदय से भी मिले और उनको अवगत कराते हुए बताया कि माननीय जिलाधीश महोदय हमारे बहुत नेक इंसान और बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारी जब इस बात को हमने उनको समझाया कि हमारा जो एका के व्यापारी आपके राजस्व को बढ़ोतरी कर रहे हैं और इस संदर्भ में 28,600 रुपये की वार्षिक टैक्स की रसीद भी हम दिखा चुके, तो उन्होंने इस बात के लिए माना कि ये व्यापारी राजस्व देने वाले हैं, परंतु जो विरोधी पक्ष हैं वो किन्हीं कारणों से हमारे माननीय जिलाधीश महोदय को भ्रमित करते हुए सोमवार को बाजार बंदी न लगाने के लिए उनको गुमराह करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि चाहे किसी उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में या किसी भी नगर में या किसी भी ग्राम पंचायत में बाज़ार खुलेंगे तो निश्चित तौर पर शांति व्यवस्था कायम रहेगी। और जहां बाज़ारों को बंद किया जाएगा या व्यापारियों को उत्पीड़न किया जाएगा या व्यापारियों के साथ अनावश्यक चौथ वसूली की कार्रवाई की जाएंगी, निस्संदेह ही उस पर व्यापार मंडल एक्शन लेगा और लेता भी रहा है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मांग की कि जिले में हर तहसील में साप्ताहिक बंदी के दिन छोटे छोटे व्यापारी सड़क किनारे फड़ लगाकर व्यापार करते हैं, इसलिए एका में भी फड़ लगाने वालों को छूट दी जाए। लेकिन इसमें फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव रोड़ा बने हुए हैं। उनका कहना है कि एका में शुक्रवार के दिन बाजार लगे, लेकिन शुक्रवार को क्यों लगे ये नहीं बताया। इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी उनके सिरसागंज आवास पर पहुंचे, लेकिन सांसद ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सांसद क्या चाहते हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका चलाने के लिए 10-10 हज़ार रुपये तक लोन दे रहे हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर हमारे रिपोर्टर ने सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव से बात की तो वह अपनी कुर्सी से उठकर चले गए। उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:30 बजे मऊ पहुंचे। उन्होंने 136 करोड़ 35 लाख की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद लोग किसानों को बरगा लाने का काम कर रहे हैं, जबकि नया कृषि कानून किसानों के हित के लिए है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद होती है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब बाढ़ से प्रभावित किसानों को काफ़ी हद तक राहत मिल चुकी है। वादा है कि आने वाले 2 वर्षों में किसानों को बाढ़ से पूरी तरह निजात मिल जाएगी। इसके लिए जल शक्ति विभाग 15 जनवरी से काम शुरू कर देगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वह योजना है जिसे पूर्वांचल का बैकबोन कहा जाता है। आने वाले दिनों में पूर्वांचल के नौजवानों को जीविकोपार्जन के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा, बल्कि यह एक्सप्रेसवे ही उनके रोजगार का साधन बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बगल के आजमगढ़ जिले में विश्वविद्यालय के साथ साथ एयरपोर्ट बनाने का काम हो रहा है। अब मऊ के लोगों को जहाज पकड़ने के लिए दूर नहीं बल्कि आजमगढ़ तक की यात्रा करनी होगी। पूर्व की सरकारों की तरह हम बंद मिलों की ज़मीनों को बेचने का काम नहीं करते, बल्कि उसे फिर से शुरू करके नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। और ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू करने का काम किया जा रहा है। कुछ मिलों में विवाद है, कोर्ट से विवाद का निस्तारण होते ही उन्हें भी शुरू करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि नए कृषि कानून से किसानों का कहीं अहित नहीं होने वाला, बल्कि इससे किसान लाभान्वित होंगे और एमएसपी पर अपने उत्पाद कहीं भी और किसी भी जगह बेच सकते हैं। हम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने जा रहे हैं।
इसके लिए व्यापक कार्य योजना बन चुकी है। आने वाले समय में बंद उद्योगों को, जो कपड़ा उद्योग बहुत सारी जगह कताई मिलें बंद हो रखी हैं, हम लोगों ने व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए कहा कि बंद कताई मिलों को चलाने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। इस बार मैं देख रहा था जब कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है, मैंने कहा है प्रशासन से मोटा कंबल दीजिए गरीबों को, जिससे ठंड वास्तव में ठंड से बचाया जा सके, क्योंकि एक गरीब के लिए इससे बचना बहुत महत्वपूर्ण है। और भाइयों बहनों, ये मोटा जो कंबल है, ये मोटा कंबल प्रदेश के ही कंबल कारखानों में बनाया जा रहा है। पिछली सरकारों ने इन्हें बंद कर दिया था, हमने इसे फिर से चलाया है। और आज प्रदेश के कंबल कारखानों में बने हुए कंबल से जब गरीब की ठंड भाग रही है, तो उसका आशीर्वाद भी सरकार को प्राप्त हो रहा है कि देखिए एक गरीब के ठंड को सरकार ने दूर किया है और उसका लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है। ये योजनाओं का लाभ और साथ साथ शासन का पैसा अगर सही जगह इस्तेमाल हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं आती। समस्या तो तब आती थी जब पिछली सरकारें इन सभी मिलों की जमीनों को बेचने का काम कर रही थी, मिलों को बंद करती थी, नौजवानों को बेरोजगार करती थी, और फिर एक एक करके जब ये कारखाने बंद होते थे फिर उनकी जमीनों को नीलाम करने का कार्य औने पौने दाम पर करती थी। हमारी सरकार ने मिलों को, जमीनों को बेचने का कार्य नहीं किया। हमारी सरकारों ने बंद चीनी मिलों को बंद यानी बेचने का काम नहीं किया, बल्कि फिर से कोविड-19 के दौरान भी हमने चीनी मिलों को चलाया है। और हम लोगों ने कहा है कि जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहां से जैसे ही निस्तारण होता है मामला, हम लोग फिर से उन चीनी मिलों के पुनरुद्धार की व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन जिन चीनी मिलों का विवाद नहीं है, उन चीनी मिलों का पुनरुद्धार की व्यापक कार्य योजना बननी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे किसानों के हितों में है। और भाइयों बहनों, किसानों के लिए तो पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितना कार्य हुआ है वो अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। आज के दिन पर कोई किसान ये नहीं कह सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उसको वंचित रखा गया। और किसान के पास सालाना 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का देने की व्यवस्था कर दी गई है। 6,000 रुपए सालाना, यानी हर चौथे महीने 2,000 रुपए स्वतः ही किसान के खाते में जा रहे हैं। अभी परसों 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के 2,30,00,000 किसानों के खातों में 1,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजने का कार्य करेंगे। पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जाने वाली है। इतना बड़ा कार्य भाइयों बहनों पहली बार देश के अंदर हुआ है। किसानों की उपज को खरीदने का मामला हो, गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले 3.5 वर्ष के दौरान 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों की उपज को खरीदने का हो, या फिर केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करने का कार्य, ये सभी कार्य सफलतापूर्वक किए गए। और आज जब किसानों की आमदनी को दुगना करने के क्रम में केंद्र की सरकार ने 3 कृषि संबंधी बिल पास किए हैं, जिसके अंतर्गत किसान को स्वतंत्रता दी जा रही है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोगों को इसमें यानी बहुत सारे लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।